Hello friends, welcome to Geeky Bankers. So today we will start with part B chapter 1. The part B why? देखिए हमारा जो KYC ML सब्जेक्ट है तो KYC ML में क्या है कि एक तो आपका KYC है और एक आपका AML है। तो AML में हमारा जो है वो टोटल 10 चैप्टर है, ठीक है, और KYC में हमारा टोटल 6 चैप्टर है, ठीक है। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं KYC का पहला चैप्टर, KYC का पहला चैप्टर। और ये पहला चैप्टर का क्या नाम है? KYC पॉलिसी एंड कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, ठीक है, KYC पॉलिसी एंड कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, ठीक है। तो बिफोर वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर, तो एक बार देख लेते हैं, इंफॉर्मेशन छोटा सा आप लोगों के लिए है कि यदि आप लोग IBF सर्टिफिकेशन से रिलेटेड कोई सा भी सर्टिफिकेशन आप कर रहे हैं, ठीक है, तो गिकी बैंकर्स ऐप जो है दिस कुड बी द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या मिलता है, तो देखिए चैप्टर वाइज लेक्चर वीडियोस आपको मिल जाएगा, उसके बाद MCQs मिलेंगे, यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज, प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन। हर बार जब एग्ज़ाम होता है तो आप लोग क्वेश्चन शेयर करते हैं और मैं इसे जो है वो डाल देता हूँ लेक्चर में वीडियो के फॉर्म में या फिर MCQ में डाल देता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में आप जो है वो आसानी से एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है। यदि आपका कुछ भी रिक्वेस्ट हो, सजेशन हो, तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में मेनली हमें पढ़ना क्या क्या है, तो थोड़ा सा KYC का देख लेंगे, हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव, ठीक है, जेनेसिस ऑफ KYC यू कैन से। सेकेंड हम लोग देखेंगे नीड फॉर द KYC पॉलिसी, पीरियोडिकल रिव्यू पॉलिसी का पीरियोडिकल रिव्यू जनरली 1 ईयर होता है ना। एलिमेंट ऑफ द KYC पॉलिसी, क्या क्या रखना चाहिए, एंड कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, एक बार उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि इंट्रोडक्शन ऑफ KYC, ठीक है। तो यदि आप हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट से देखोगे तो 2002 में जो है वो RBI जो है वो पहली बार क्या लाया था, KYC गाइडलाइंस टू हेल्प बैंक प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फिनेंसिंग। उससे पहले इंट्रोडक्शन होता था, है ना, कि हम आपको बोल दिए बैंक को में हमारा पहले से अकाउंट चल रहा है, हम XYZ के बारे में बोल दिए कि ये ABC है तो वो ABC हो जाएगा, ऐसे होता नहीं था, मतलब इंट्रोडक्शन मतलब होता था, ठीक है ना। फिर क्या हुआ कि KYC बिकम्स मैंडेटरी, तो 2004 में, ठीक है ना, 2004 में क्या हुआ, देखिए 2004 में क्या हुआ कि RBI मेड इट कंपल्सरी फॉर बैंक टू फॉलो KYC नॉर्म्स व्हेन ओपनिंग न्यू अकाउंट्स एंड दिस इन्वॉल्व वेरीफाइंग दी कस्टमर्स आइडेंटिटी एंड एड्रेस, कि भाई कस्टमर का नाम पता क्या है, ये जानना जरूरी हो गया कि नाम क्या है, फादर्स नेम क्या है, उसके बारे में और उसके एड्रेस के बारे में, ठीक है। सेकेंड क्या था कि स्ट्रेंथनिंग KYC रूल्स, तो 2009, ठीक है, 2009 और 2009 में ही जो है वो क्या हुआ था, हमारा KYC आ गया, ये आधार आ गया था, है ना, कि 2009 में ही आया था ना, 9 में ही जो है वो आधार भी आया था, ठीक है। आधार प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था और फर्स्ट आधार जो है वो शायद सितंबर 2010 में जो है वो इशू हुआ था, ठीक है। और एक्सपेंशन जो स्टार्ट हुआ था वो 12-14 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और आधार एक्ट जो आया था वो 2016 में आया था, है ना, जहाँ पे उसे एक लीगल स्टेटस मिल गया था। तो चलिए इतना अभी नहीं पढ़ेंगे, पहले देखते हैं। तो स्ट्रेंथनिंग ऑफ KYC रूल्स में क्या है कि द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वाज अपडेटेड एंड रिक्वायरिंग बैंक्स टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शंस एंड रिपोर्ट एनी सस्पिशियस एक्टिविटीज, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ आधार एंड KYC, ठीक है। देखिए मैंने बोला ना कि 2016 में ही 2016 में क्या हुआ था कि आधार एक्ट आ गया था, आधार एक्ट आ गया था, ठीक है। तो 2016 में क्या हुआ कि आधार बेस्ड KYC
वॉज इंट्रोड्यूस्ड, जब लीगल स्टेटस एक बार आधार को मिल गया, ठीक है, तो आधार बेस्ड ई-केवाईसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड, मेकिंग इट ईजियर फॉर कस्टमर्स टू वेरीफाई देयर आइडेंटिटी इलेक्ट्रॉनिकली, स्पीडिंग अप द प्रोसेस, ठीक है, मेकिंग इट ईजियर फॉर कस्टमर टू वेरीफाई देयर आइडेंटिटी इलेक्ट्रॉनिकली एंड स्पीडिंग अप द प्रोसेस, ठीक है, कि कस्टमर को तब वेरीफाई किया जाने लगा। देखिए आप लोगों में से जो भी बैंक में काम करते होंगे, ठीक है ना, उनको पता होगा कि आधार से अकाउंट आप लोग कैसे खोलते हो। दो तरीका है, एक OTP बेस्ड है और एक बायोमेट्रिक वाला है ना। बायोमेट्रिक वाला है, बायोमेट्रिक वाले में क्या है कि आप थंब जो है वो अपना जो भी आपका वो डिवाइस होता है, बायोमेट्रिक डिवाइस, मॉर्फो, मिंत्रा, जिसका भी आप लोग यूज़ करते हो, ठीक है ना, मॉर्फो, मंत्रा और भी बहुत सारे हैं, ये दोनों पॉपुलर वन है। तो इस पर आप जैसे उंगली टच करते हो, एक बार वेरीफाई हो गया तो आपका डेटा जो है वो पॉपुलेट हो जाता है अकाउंट ओपनिंग के टाइम में, या जो भी वेरीफाई करना है उसके टाइम में बैंक के पास आ जाता है। दूसरा क्या है OTP, कि आप अपना जो है वो मोबाइल नंबर बताइए, ठीक है, आधार नंबर आप बताएंगे, आधार नंबर बताएंगे जब, तो उस आधार में आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया हुआ है तो उस मोबाइल पर एक OTP आएगा, तो वेरीफाई हो गया कि भाई मतलब KYC हो गया। तो ये दो तरीका है, ई-केवाईसी और वी-केवाईसी बाद में पढ़ेंगे। तो 2016 में क्या हुआ कि ये एक तरीके से मैंडेटरी हो गया था, आधार बेस्ड ई-केवाईसी स्टार्ट हुआ था आधार एक्ट आने के बाद। चेंजेस एंड अपडेट्स, देखिए द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड 2017-18 में दैट आधार ई-केवाईसी कैन नॉट बी मैंडेटरी for all services, leading to changes in how banks conduct KYC. The court mandated that the government introduce a strong data protection law and ruled that Aadhaar should not be required for certain services like obtaining a SIM card, opening a bank account or accessing government grants. अब आप सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट 2016 में मान लीजिए ये आधार KYC लाया, तो फिर ये क्यों सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया। देखिए ये आर्टिकल आपको मिल जाएगा गूगल में, मतलब आपको पेपर तो मिल ही जाएगा। देखिए मेनली था क्या ना कि जो गवर्नमेंट का मेन कंसर्न क्या था कि जो आधार का जो डेटा है, ठीक है ना, आधार का जो डेटा है वो प्राइवेट एजेंसी के पास ना जाए, आधार का जो डेटा है वो प्राइवेट एजेंसी के पास ना जाए। मतलब यदि प्राइवेट प्लेयर यूज़ करेंगे तो प्राइवेसी और भी बहुत सारा इशू आ सकता है। तो सर्टेन सर्विसेज जो मान लीजिए जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन नहीं करते हैं, तो जनरली वो सारे सर्विसेज को जो है वो मैंडेटरी लिस्ट से हटा दिया गया। थोड़ा सा और मैं आप लोगों को नॉलेज देता हूँ। देखिए जब भी कोई मान लीजिए कि आपका जो बायोमेट्रिक डेटा है, आपका जो बायोमेट्रिक डेटा है वो कहाँ स्टोर है, वो UIDAI के सर्वर पे स्टोर है ना। और क्या है कि जो इंस्टीट्यूशन ये UIDAI के डेटा को यूज़ करना चाह रहे हैं, मतलब आधार ऑथेंटिकेशन का यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है, या KYC के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं, तो UIDAI जो है वो दो तरीके का जो है वो लाइसेंस देता है। एक बोलते हैं AUA और एक को बोलते हैं KUA लाइसेंस। AUA का मतलब होता है आधार यूज़र ऑथेंटिकेशन एजेंसी और ये होता है KYC यूजर एजेंसी। तो इसका लाइसेंस जिसके भी पास है वो UIDAI का डेटा यूज़ कर सकता है, यानी वो जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर जाकर के आप आधार का यूज़ करके अकाउंट ओपन कर सकते हो, KYC किया जा सकता है, मतलब यूज़ कर सकते हैं आधार डेटा का, वो यूज़ कर सकते हैं। और एक बात कि हर साल ऐसे इंस्टीट्यूशन जिनके पास भी AUA KUA लाइसेंस है तो ईयरली उनको ऑडिट कराना पड़ता है, AUA KUA ऑडिट, ठीक है, AUA KUA ऑडिट, ठीक है। कभी कभार UIDAI जो है खुद भी भेज देता है ऑडिटर को, नहीं तो बैंक या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो उनको बाहर से कराना पड़ता है, उनका चेकलिस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। आपके लिए बहुत ज़रूरी नहीं था जानना, लेकिन बता दिया, ठीक है। तो ये जो मैं कह रहा था कि 2000 ये जो 17-18 में था वो बैन किया गया था। तो जनरली यही था कि जो भी प्राइवेट प्लेयर है ना, प्राइवेट प्लेयर के पास जो है वो UIDAI डेटा को रोकने के लिए ऐसा किया गया कि सर्टेन सर्विसेज के लिए इसको मैंडेटरी लिस्ट से हटा दिया गया, ठीक है। अब 2020 में देखिए क्या हुआ। 2020 में जब कोविड अपने पिक पे था ना, तो उस टाइम में क्या हुआ कि वी-केवाईसी इंट्रोड्यूस किया गया। कि मान लीजिए ई-केवाईसी में क्या होता है, आप जो है डिवाइस है बायोमेट्रिक वाला, आपको उस पर उंगली टच करना पड़ता है तो कोविड फैल सकता है, कोरोना, है ना।
तो है क्या कि इसी के लिए जो है बचने के लिए वीडियो केवाईसी लाया गया। अब वीडियो केवाईसी में क्या होता था कि मेनली यहाँ भी ऑथेंटिकेशन आधार से ही होता है। अभी भी सारे बैंक वीडियो केवाईसी दे रहे हैं, कोई बैंक ऐसा नहीं है जो नहीं देता है, ठीक है ना, सारे बैंक्स दे रहे हैं। आप उनका ऐप डाउनलोड करो, अपना आधार नंबर डालो, OTP आ जाएगा, वीडियो कर लो, ठीक है। वहाँ पर बैंक का, जिस भी बैंक का आप यूज़ करोगे, प्लेटफॉर्म ऐप जिसका भी यूज़ करोगे, तो वहाँ पर वीडियो कॉलिंग होगी और वहाँ पर अपना वो वीडियो कॉलिंग वो एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। AI से खुद ही स्कोर बनता है, 70% से ऊपर है तो एक्सेप्ट हो जाता है जनरली, ठीक है। और आप वहाँ पे अपना आधार हाथ में लेकर के, पैन कार्ड हाथ में लेकर के, ठीक है, कैमरा के आगे में उसको फ़ोटो खींचेगा, वो वहाँ पे वो मैच वैच कर लेगा और अकाउंट खुल जाएगा। तो 2020 में क्या हुआ, वीडियो केवाईसी आया। मतलब यदि आप क्रोनोलॉजिकल एक ऑर्डर देखें तो शुरू में क्या है, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन होता था, है ना, केवाईसी वाले में, बाद में केवाईसी होने लग गया, फिर केवाईसी होने लग गया, फिर केवाईसी होने लग गया। अच्छा, एक और अभी तो यहाँ नहीं लिखा है, केवाईसी भी होता है। आप लोग केवाईसी के बारे में जानते होंगे, नहीं जानते हैं केवाईसी के बारे में? केवाईसी भी होता है ना, कि सेंट्रल जो है, सेंट्रली आपका केवाईसी का डेटा है, ठीक है, और बस आप उसको डाउनलोड करो। हर बैंक के पास जो है वो ये फैसिलिटी होता है। आप केवाईसी में भी अपना नंबर बताएंगे, आपका केवाईसी का डेटा उधर रखा हुआ रहता है, ठीक है। सिम जनरली यदि मैं ऐसे बताऊं तो होता क्या है, फर्स्ट टाइम जब आपका केवाईसी होता है ना, तो सेंट्रली उसको स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है, और फिर सर से उसको जो है वो मैनेज करता है, ठीक है। हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है तो उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। छोड़िए, आइए आगे देखते हैं करंट प्रोसेस। तो केवाईसी नॉर्म्स कंटिन्यू टू इवॉल्व विद अपडेट from RBI to address new challenges, ensuring that banks and financial institutions maintain secure and compliant practices। मतलब यही है कि जैसे जैसे मान लीजिए चेंज आएगा तो केवाईसी पॉलिसी चेंज होगा। पहले मान लीजिए एक मैनुअल केवाईसी टाइप का था, कुछ भी लेके गए, वोटर ID कार्ड ऐसे देखा, फोटो है नहीं है, लगा दिया, डॉक्यूमेंट में लग गया, खत्म बात है, नंबर नोट करा के खत्म। फिर आपका आधार वाला आ गया, ठीक है ना, केवाईसी OTP या बायोमेट्रिक, फिर केवाईसी, अभी केवाईसी, ये सब डिफरेंट टाइम्स पे। तो इस हिसाब से केवाईसी पॉलिसी जो है वो चेंज होता रहता है। नेक्स्ट, वाई कस्टमर ड्यू डिलीजेंस। अच्छा, मैंने ना कस्टमर ड्यू डिलीजेंस के बारे में यहाँ पे लिख दिया आप लोगों के लिए कि थोड़ा सा ना भारी भरकम वर्ड लगता है। कस्टमर ड्यू डिलीजेंस मतलब ड्यू डिलीजेंस पता नहीं क्या है, ठीक है। बैंकर्स के लिए ये बहुत सिंपल वर्ड है। ड्यू डिलीजेंस मतलब किसी के बारे में ना एक तरीके से सब कुछ जानना, समझना, है ना। चलिए आप एक बार देख लेते हैं कस्टमर ड्यू डिलीजेंस क्या है। तो कस्टमर ड्यू डिलीजेंस इज अ प्रोसेस वेयर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वेरीफाई एंड अंडरस्टैंड हु देयर कस्टमर आर, कौन उनके कस्टमर हैं। इट इन्वॉल्व्स चेकिंग द कस्टमर्स आइडेंटिटी, understanding their financial activities and assessing any risk they might pose in a terms of money laundering or terrorism financing. This helps ensure that the customers are trustworthy and that the bank service are not being used for illegal activities. CDD, customer due diligence, is a key part of KYC and AML. सबसे पहले क्या है, आप यदि आप की टर्म को देखो यहाँ पे तो क्या है, सबसे पहले अंडरस्टैंड कि हु देयर कस्टमर आर। भाई कोई टेररिस्ट को तो हम अपने बैंकिंग में नहीं ला रहे हैं, ठीक है, उसके साथ हम रिलेशन तो नहीं बना रहे हैं। सेकंड क्या है कि वो कौन कौन सा रिस्क जो है मतलब आप बैंक के ऊपर जो है वो उसके कारण हो सकता है। कस्टमर ट्रस्टवर्दी है कि नहीं है, ठीक है, कहीं वो इलीगल एक्टिविटी में तो नहीं है। मान लीजिए किसी के अकाउंट में रोज आप देख रहे हो 50,000 रुपया आ रहा है और वो आदमी घर बैठा हुआ है, तो फिर लगेगा ना, अरे भाई कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि महीने में एक बार 1-2 मर्डर करके आ जाता है और पैसे आते रहते हैं, ठीक है ना। तो KYC AML में ये जो कस्टमर ड्यू डिलीजेंस है इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब हम देखते हैं कि ये कस्टमर ड्यू डिलीजेंस क्यों इंपॉर्टेंट है। कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा इंक्रीजिंग मनी लॉन्ड्रिंग। तो एज मनी लॉन्ड्रिंग थ्रू बैंक्स इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, इंटरनेशनल बॉडीज रिकमेंडेड दैट बैंक शुड
थॉरोली चेक देयर कस्टमर्स बिफोर एनी ट्रांजेक्शन। ठीक है, कि जैसे जैसे मान लीजिए टेररिस्ट फिनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग है ना बढ़ रहा है तो चेक किया जाता है। आज के टाइम में आप देखते होंगे जब आप इनकम टैक्स में रिटर्न फाइल करते हैं तो आप शायद भूल गए होंगे कि किसी अकाउंट, आपका यदि 4-5 अकाउंट है, किसी में कुछ इंटरेस्ट एक्रू हुआ होगा, लेकिन आपका वो पोर्टल जरूर बता देगा कि आपका ना ये 50 रुपये आया था इधर से, एग्जाम्पल के लिए। तो ऐसे ही है कि हमारा सिस्टम ऐसा होना चाहिए, हमारा केवाईसी पॉलिसी ऐसा होना चाहिए कि हम हर एंगल को कवर कर सकें, है ना। तो मनी लॉन्ड्रिंग ज़्यादा बढ़ रहा है तो कस्टमर ड्यू डिलीजेंस हमको बढ़ाना पड़ेगा। Expanding due diligence. The process of due diligence, originally used to reduce credit risk, was suggested to also prevent money laundering, funding terrorism and customer related. पहले मतलब जो कस्टमर ड्यू डिलीजेंस है वो क्रेडिट में जनरली देखा जाता था, लोन लेने से पहले। ठीक है, ऐसे कोई डिपॉजिट करने के लिए आए तो भाई इतना नहीं देखना है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ज़्यादा अब देखो, अब स्टाफ अकाउंट में ये जो आपका सैलरी अकाउंट है, यदि उसमें कोई पैसा आ जाता है तो आपके पास एक अलर्ट आ जाएगा कि आपके सैलरी अकाउंट में पैसा आया था, है कि नहीं, मेल आ जाएगा आपके पास। तो वो ज़्यादा इशू है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ FATF। देखिए, आफ्टर द वियना कन्वेंशन इन 1988 द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वाज क्रिएटेड टू प्रपोज वेज टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग। तो जो वियना कन्वेंशन के बाद आया था कि भाई इसको ये करना है, मनी लॉन्ड्रिंग को कम्बैट करना है, तो उसके लिए भी आया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन। इन 1990 वन ऑफ द FATF's की रिकमेंडेशन वाज फॉर बैंक्स टू परफॉर्म कस्टमर ड्यू डिलीजेंस। जो FATF का 1990 में एक रिकमेंडेशन था कि ये आपको करना है, मतलब ड्यू डिलीजेंस पे ध्यान देना है। गाइडेंस फ्रॉम BCBS, बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। ठीक है, कि उसका भी टाइम टू टाइम गाइडलाइंस आता है कि हमें कैसे ड्यू डिलीजेंस करना है। पर्पस ऑफ KYC, द KYC प्रोसेस इज डिजाइन टू आइडेंटिफाई एंड एक्सक्लूड रिस्की कस्टमर्स while protecting both trustworthy customer and the banks themselves. तो KYC के लिए कस्टमर ड्यू डिलीजेंस करना है। इंश्योरिंग सेफ ऑपरेशन, इसके लिए कस्टमर ड्यू डिलीजेंस करना है। इंपॉर्टेंस ऑफ KYC, it is crucial to maintain these rigorous KYC standard to uphold the fundamental principle of banking security। मतलब कि जैसे जैसे मान लीजिए कि KYC में नया नया पैरामीटर आता है तो हमें भी अपनी पॉलिसी में इंक्लूड करते रहना पड़ेगा प्रॉपर कस्टमर ड्यू डिलीजेंस के लिए। ठीक है, और ड्यू डिलीजेंस मतलब कस्टमर को जानने पहचानने के लिए कि भाई किसको रखना है किसको नहीं रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, द नीड फॉर अ KYC पॉलिसी। देखिए क्यों चाहिए, तो सबसे पहले क्या है कि KYC पॉलिसी रेगुलेटरी ऑब्लिगेशंस है ना। अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बैंक्स मस्ट हैव कॉम्प्रिहेंसिव KYC पॉलिसी। ठीक है, कि यदि आपको मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है तो हर बैंक के पास जो है वो एक क्या होना चाहिए, तो KYC पॉलिसी, कॉम्प्रिहेंसिव KYC पॉलिसी होना ही चाहिए। RBI मैंडेट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिक्वायर्स दैट KYC पॉलिसीज बी अप्रूव्ड बाय द बैंक्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड रिव्यूड एनुअली। तो हर बैंक में होता है, बैंक का बोर्ड KYC पॉलिसी को रिव्यू करता है और हर साल जो है वो एनुअली, साल में एक बार, फ्रीक्वेंसी एक बार तो होता ही होता है। सारे पॉलिसीज एक्चुअली रिव्यूज होते हैं, यदि मैं जनरल टर्म्स में बात करूं तो। पॉलिसी फ्रेमवर्क, द KYC पॉलिसी इंश्योर्स कंप्लायंस विद लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स रिफ्लेक्टिंग चेंजेस इन बोथ इंटरनेशनल एंड नेशनल गाइडलाइंस। पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या है कि मान लीजिए यदि इंटरनेशनल या BCBS का कोई गाइडलाइंस है, FATF का कोई गाइडलाइंस है, तो आपको अपने KYC में इंक्लूड करना पड़ेगा ना, उसको रखना पड़ेगा कि नहीं। अब मान लीजिए कि RBI का कोई सर्कुलर आ गया KYC से रिलेटेड, तो आपका पॉलिसी जब भी नेक्स्ट रिव्यू होगा तो यू विल हैव टू एकोमोडेट ऑल दोज थिंग्स, all those parameters, all those points in your policy before you will put that policy before the board. You will put that policy before the board. ठीक है, तो ये हमारा है पेरियोडिकल रिव्यूज। पेरियोडिकल रिव्यूज में ये क्या है कि बात करें कि KYC पॉलिसी के लिए देखिए, ग्लोबल एजेंसी रेगुलरली अपडेट देयर स्ट्रैटेजीज टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फिनेंसिंग। ठीक है, The Reserve Bank of India modifies its regulations in response to these global changes and the specific instances of money laundering and terrorism financing in India. और एक बात आप समझ लो
कि जैसे जैसे हम लोग ग्लोबल पावर बनते जा रहे हैं, ठीक है ना, फिनेंस में और भी चीज़ों में, ठीक है, हमारा इकोनॉमी बढ़ रहा है, तो क्या है ना कि यदि मान लीजिए आरबीआई ही जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार नहीं चलेगा, तो आपके फिनेंशियल सिस्टम में जो दूसरे लोग हैं, जो फॉरेनर हैं, उनका बिलीव तो रहेगा नहीं, रहेगा यहाँ तो सब झोल है, तो कोई आपके पास आएगा नहीं। तो यदि आपको अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, आगे ले जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार ही चलना पड़ेगा, ठीक है। Amendments are made to the Prevention of Money Laundering Act and rules to keep them consistent with international standard and observations from Financial Action Task Force assessments. वही जो मैंने कहा कि जो भी हमारा जैसे हमारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, तो हमें उसमें भी चेंज करना पड़ेगा। FATF का कोई यदि ऑब्जर्वेशन आता है तो आपको उसको कॉम्प्लाई करना पड़ेगा। Banks are instructed to keep up to date with these changes and inform their operations accordingly. तो बैंक को भी जैसे RBI मान लीजिए कैसे चलता है, जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिया, उन्होंने कुछ नया पैटर्न देखा कि अभी जो है वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में ये नया पैटर्न है, अब उसको कैसे कॉम्बैट करें, कैसे रोकें, तो वो गाइडलाइंस देते हैं। तो उसके बाद हमारा RBI जो है उस गाइडलाइंस को देख करके वो भी अपना गाइडलाइंस निकालता है, अब उसको देख करके पब्लिक सेक्टर बैंक में आ जाता है। और ऐसे आप यदि छोटे बैंकों की बात करें इंडिया में, कोऑपरेटिव या आरआरबीज की, तो नबार्ड भी उस पर एक निकालता है, तो नबार्ड को देख के आरआरबीज और कोऑपरेटिव बैंक जो है वो अपना केवाईसी पॉलिसी में चेंज करता है। तो ये ऐसे हायरार्की चलता है। तो बैंक बोर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू रिव्यू एंड अपडेट देयर केवाईसी पॉलिसीज एटलीस्ट वंस अ ईयर। ये एक साल में एक बार तो होना ही चाहिए, कि ऐसा नहीं कि एक पॉलिसी बना दिया और अगले 10 साल तक हम कर रहे हैं, नहीं, इस बीच में जो भी सर्कुलर आया है तो आपको उसको रिव्यू करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, ठीक है, टू इंक्लूड ऑल द लेटेस्ट रेगुलेटरी एंड लीगल चेंजेस, ठीक है, उसको जो है आपको एकोमोडेट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। 4 कीप एलिमेंट्स ऑफ केवाईसी पॉलिसी एज पर RBI, ठीक है, क्या क्या है देखिए। कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, ठीक है, कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, risk management, customer identification procedure and monitor transaction. These are the 4 key elements of your KYC policy. RBI ने कहा कि ये 4 जो पॉइंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, आपके KYC पॉलिसी में रहने ही चाहिए। कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, रिस्क मैनेजमेंट, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर एंड मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स। चलिए पहला क्या है, कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी defines clear parameters for accepting customers to mitigate risk, including prohibition on anonymous or fictitious account, कि किसको लेना है अपने बैंक में, ठीक है, और किसको अपने बैंक में नहीं लेना है, उसके लिए एक क्लियर पैरामीटर्स होने चाहिए, गाइडलाइंस होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट, customers are categorized based on their risk profile, low, medium or high, with CDD, customer due diligence procedure tailored accordingly. High risk customer may require additional scrutiny. मतलब आपके पास एक रिस्क मैनेजमेंट का एक पूरा का पूरा प्रोफाइल होना चाहिए। देखिए हर बैंक में सिस्टम खुद ही जो है वो क्वार्टरली, जनरली क्वार्टरली जो है वो रिपोर्ट आप निकालता है, आप तो डेली भी निकाल सकते हैं, ठीक है, कि आपका कस्टमर का प्रोफाइल हम लोग निकालते हैं, हाई, मीडियम, लो, है ना। तो हाई के लिए क्या है 2 साल, मीडियम के लिए 8 साल और लो के लिए कितना 10 साल है ना। तो जो हाई है उसको हम 2 साल पे इवेल्युएट करते हैं, मीडियम को 8 साल पे और लो को 10 साल पे, ठीक है। तो ये हमारा होता है। और रिस्क मैनेजमेंट में क्या कि हमारे पास प्रोसीजर्स होने चाहिए, ठीक है, हमारा जो कस्टमर ड्यू डिलीजेंस प्रोसीजर है वो इस टाइप से होना चाहिए कि हाई रिस्क कस्टमर जो है तो उस पर हम लोग ज़्यादा स्क्रूटनी कर पाए उसको, जो लो है तो ठीक है, थोड़ा सा डेविएशन भी होगा तो चलेगा, ऐसे डेविएशन होता नहीं है, मान लीजिए लो है तो इतना चेक नहीं करेंगे। नेक्स्ट, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर्स establishes procedures for verifying customer identity and ensuring compliance with sanctions list and other database. देखिए कस्टमर आइडेंटिफिकेशन के टाइम में यदि मान लीजिए कोई मान लीजिए कि बैन है, ठीक है, कहीं पे लिस्ट आता है बैन का, या मतलब
टेरर एक्टिविटी में कोई इंगेज रहा है तो ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोसीजर है, तो हम लोग जो पब्लिकली एक्सपोज डेटाबेस है तो वहाँ से हम लोग उसको मैच करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड टू डिटेक्ट सस्पिशियस एक्टिविटीज इंडिकेटिव ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फिनेंसिंग। ये तो चलता ही चलता है, ठीक है ना, कि मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। अब मान लीजिए सिस्टम आने के बाद मैनुअल प्रोसेस तो है नहीं, तो बहुत आसान है। ठीक है, आप जिस पैरामीटर पे रिपोर्ट निकालना चाहो, ट्रांजेक्शन को मॉनिटर करना चाहो, फॉर एग्जांपल कि यदि एक दिन में किसी के अकाउंट में 50 ट्रांजेक्शन हो रहा है, करंट अकाउंट नहीं है, सेविंग है, तो भाई बैंक तो देखेगा। ठीक है, किसी के अकाउंट में यदि मान लीजिए 10,000 डेली आ रहा है तो भी देखेगा। मैं छोटा छोटा एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इसका भी होना चाहिए। तो 4 की एलिमेंट क्या क्या है, कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, रिस्क मैनेजमेंट, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर्स एंड मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। ये चारों हैं। ठीक है, ये चारों, कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, रिस्क मैनेजमेंट, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर एंड मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कंटेंट ऑफ द केवाईसी पॉलिसी, क्या क्या होना चाहिए। देखिए, ये तो हम देख ले कि ये चारों एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है ना, की एलिमेंट। एंड अब देखते हैं कंटेंट्स ऑफ केवाईसी पॉलिसी। देखिए, टेलर्ड पॉलिसीज, each bank needs to customize its KYC policy based on its own business scope and geographical location। हर बैंक का जो KYC पॉलिसी होगा वो उसके हिसाब से होगा। मान लीजिए कोई बैंक यदि VKYC फैसिलिटी देता है तो KYC पॉलिसी में उसके बारे में भी लिखेगा, नहीं है तो नहीं लिखेगा। मतलब एक एग्जाम्पल मैं समझाने के लिए ऐसे बता रहा हूँ कि टेलर्ड पॉलिसी हर बैंक का अपना कस्टमाइज्ड होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो मर्जी होगा ले लेगा, जो मर्जी छोड़ देगा, नहीं। जो आरबीआई के गाइडलाइंस हैं, अब आरबीआई का गाइडलाइंस मान लीजिए पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए आता है या आरआरबीज के लिए अलग से आता है, ठीक है, छोटे बैंक के लिए अलग से आता है या सबके लिए। तो जो आपके लिए आरबीआई ने एप्लीकेबल किया उसको तो लेना ही लेना है आपको, ठीक है, यदि आप एलिजिबल हैं तो आपको लेना है। साथ ही साथ और देख लो आपको क्या इंक्लूड करना है, क्या एक्सक्लूड करना है। लोकल बैंक, देखिए, a local cooperative banks operating in just a few cities within a single state and not dealing with international transaction won't need to include rules about foreign banking partnership। एकदम सही है कि भाई फॉरेन करेंसी में वो डील ही नहीं करता है तो उसको क्या मतलब है, वो रखे नहीं रखे, है ना। आइए नेक्स्ट, इंटरनेशनल बैंक्स। अब बैंक्स with branches in multiple countries must tailor its policy to meet the legal and regulatory requirement of each country where it operates। एकदम सही है, उसका जो पॉलिसी होगा वो इसी हिसाब से होगा, क्योंकि वो जहां जहां भी उस बैंक का ऑपरेशन है, जिस जिस कंट्री में बैंक का ऑपरेशन है, काम करता है, ठीक है, तो उस सबको जो है वो इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, उस सबको इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, इट शुड ऑल्सो स्पेसिफाई विच इंडियन रेगुलेशन में नॉट अप्लाई टू इट्स फॉरेन ब्रांचेज ड्यू टू लोकल लॉज एंड हाउ इट विल हैंडल दिस डिफरेंसेस। कि कौन सा ऐसा लॉज है आरबीआई का, मान लीजिए इंडियन लॉज है जो वहाँ अप्लीकेबल नहीं होगा लोकल लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो उसको भी वो देखेगा और डिफरेंसेस को कैसे वो हैंडल करेगा। कंट्री स्पेसिफिक पॉलिसी, सच ए बैंक शुड हैव सेपरेट केवाईसी पॉलिसीज कंट्री इट्स ऑपरेट इन। मतलब जिस जिस कंट्री में ये करता है तो हर कंट्री के लिए उसका एक कंट्री स्पेसिफिक लॉ भी होगा, केवाईसी पॉलिसी होगा। पारा बैंकिंग एक्टिविटीज, देखिए, बैंक्स इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज लाइक सेलिंग थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स, ठीक है, मस्ट ऑल्सो डिटेल हाउ दे हैंडल दीज ऑपरेशंस इंक्लूडिंग एनी स्पेसिफिक रूल्स फ्रॉम रेगुलेटर लाइक सेबी फॉर म्यूचुअल फंड और IRDA फॉर इंश्योरेंस। मतलब जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बैंक बेच रहा है मान लीजिए, तो उससे रिलेटेड कंप्लाइंस के लिए जो पैरामीटर उसको लाना चाहिए पॉलिसीज में, जो पॉइंट उनको लाना चाहिए, तो वो उसको इंक्लूड करेंगे। ठीक है, कि वो थर्ड पार्टी ऑपरेशन को हैंडल करने के लिए जो भी चेंजेस करना होगा पॉलिसीज में तो वो उसको करेंगे। है कंप्लाइंस ऑफ केवाईसी पॉलिसी। देखिए, तो कंप्लाइंस क्या होता है, तो कंप्लाइंस जब भी होगा तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जेडो या मतलब HO RO ऐसा करेगा, ठीक है, और ब्रांचेस नहीं करेंगे, नहीं, जो भी है टॉप टू डाउन सारे को करना पड़ेगा। तो कंप्लायंस विद द केवाईसी पॉलिसी इज क्रूशियल अक्रॉस ऑल लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू इफेक्टिवली मैनेज मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फिनेंसिंग रिस्क। ठीक है, ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबके लिए ये जरूरी है, तभी जाकर के आप जो है वो इफेक्टिवली मनी लॉन्ड्रिंग और ये
टेररिस्ट फिनेंसिंग को आप रोक सकते हो। ठीक है, रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, द पॉलिसी शुड क्लियरली डिफाइन द रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डिफरेंट फंक्शंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग द बोर्ड, सीनियर मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल स्टाफ। पॉलिसी में ये भी रहेगा कि भाई प्रिंसिपल ऑफिसर क्या है, केवाईसी में प्रिंसिपल ऑफिसर है ना, जो अल्टीमेटली मतलब जैसे सीसो का रोल होता है टेक्निकल चीज़ों में, ठीक है ना, वैसा ही प्रिंसिपल ऑफिसर जो केवाईसी में होता है उसका रोल होता है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब हर आदमी का रोल, हर लेवल पे रोल किसका क्या होगा वो क्लियरली डिफाइंड होगा। की एस्पेक्ट ऑफ केवाईसी पॉलिसी, तो देखिए सीनियर मैनेजमेंट डिफाइंस हु क्वालिफाइज एज सीनियर मैनेजमेंट फॉर द पर्पस ऑफ केवाईसी कंप्लायंस। ठीक है, सीनियर मैनेजमेंट का डेफिनेशन होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेशन, असाइन स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर इंप्लीमेंटिंग केवाईसी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। हर आदमी का केवाईसी पॉलिसी को कंप्लायंस करने के लिए, ठीक है, उसको कंप्लाई करने के लिए हर आदमी का अपना अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा उसमें। ठीक है, ब्रांच मैनेजर का मान लीजिए क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एक रीजनल मैनेजर का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, एचओ में जो कंप्लायंस हेड है उनका क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो हर आदमी का अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेशन होता है। इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन, रेगुलर इंडिपेंडेंट रिव्यूज ऑफ कंप्लायंस फंक्शन टू इंश्योर दे मीट लीगल एंड रेगुलेटरी स्टैंडर्ड। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट रेगुलरली वो इवैल्यूएट करते रहेंगे कि भाई हो रहा है सब कुछ ठीक से कि नहीं। ठीक है, ऑडिट वेरिफिकेशन, केवाईसी एमएल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर शुड बी रेगुलरली चेक्ड बाय कंकरेंट और इंटरनल ऑडिट, जो कंकरेंट ऑडिटर हैं उनके द्वारा भी और इंटरनल ऑडिट में भी। क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट, सबमिट क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट ऑन केवाईसी कंप्लायंस टू द ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी को क्वार्टरली एक रिपोर्ट जाना चाहिए कंप्लायंस का क्या स्टेटस है। नॉन आउटसोर्सिंग ऑफ की डिसीजन, ensuring that decisions related to compliance with the KYC norms are made internally, not outsourced। मतलब जो की फंक्शंस हैं, ठीक है ना, जो की फंक्शन है, क्रिटिकल फंक्शंस हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उसके लिए हम लोग थर्ड पार्टी को तो हायर करते नहीं है, है ना, क्योंकि वो यदि मान लीजिए जल्दबाजी में इंटेंशनली और अनइंटेंशनली कुछ कर दिया तो आपका तो सिस्टम बैंक ही बैठ जाएगा। बैंक ऐसे इतना जल्दी नहीं बैठेगा लेकिन बहुत बड़ा इशू हो सकता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक हमारा प्रोहिबिशन था कि कभी कभी ना क्वेश्चन आता है इसमें से, पीएमएल का जो रूल 19 है, ठीक है, ये रूल 9 पारा 11 कि बैंक्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम ओपनिंग और मेंटेनिंग एनोनिमस अकाउंट, ओपनिंग और मेंटेनिंग अकाउंट अंडर फिक्टिटियस नेम, ओपनिंग और मेंटेनिंग अकाउंट फॉर पीपल हुज आइडेंटिटी हैज नॉट बीन डिस्क्लोज। तो ये यदि कभी पूछेगा कि ये किसके अंडर आता है पीएमएल में, तो आपको याद रखना होगा रूल 911। ठीक है, 911 से वो भी याद रहेगा। और रूल 911 से याद रख आपको होगा वो यूएसए में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, है ना, सितंबर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सितंबर 11, 2001 हुआ था ना, ठीक है, इसलिए 911 मतलब यही प्रोविजन, मतलब फिक्टिटियस नेम, एनोनिमस नेम के नाम पे नहीं, हम मतलब अकाउंट खोलना है या बैंकिंग रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। ठीक है, नेक्स्ट आरबीआई गाइडलाइंस। देखिए आरबीआई गाइडलाइंस जो हमारा केवाईसी के ऊपर है ना, ठीक है, उसको देखना है। ठीक है, आइए। नो अकाउंट इन फेक नेम्स, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये। ठीक है, ओपनिंग एन अकाउंट विद अ फेक नेम इज नॉट अलाउड। नो अकाउंट विदाउट प्रॉपर वेरिफिकेशन। ठीक है, कि इफ द बैंक कैन नॉट वेरीफाई द कस्टमर प्रॉपरली द अकाउंट शुड नॉट बी ओपन्ड। ठीक है, follow verification process, no transaction or account relationship should happen without following the proper customer verification process। जब तक कस्टमर वेरिफिकेशन नहीं होगा तो हम अकाउंट नहीं करेंगे। मैंडेटरी इंफॉर्मेशन, द बैंक मस्ट कलेक्ट नेसेसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कस्टमर फॉर केवाईसी ड्यूरिंग अकाउंट ओपनिंग एंड पीरियोडिकली आफ्टर दैट। ठीक है, नेसेसरी इंफॉर्मेशन लेना, जैसे हाई लो मीडियम वाला जो था, ठीक है ना, कि 2 साल में, 8 साल में, 10 साल में केवाईसी अगेन करना है तो वो करना होगा। ऑप्शनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड बट ओनली विद द कस्टमर्स क्लियर कंसेंट आफ्टर द अकाउंट इज ओपन्ड। यदि आपको और एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए कस्टमर से रिलेटेड तो आप ले सकते हैं, बशर्ते कि कस्टमर जो है वो एक क्लियर कंसेंट दे करके आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। सिंगल वेरिफिकेशन अक्रॉस अकाउंट, if a customer is already verified KYC compliant है and wants to open another account, the bank doesn't need to do the verification again। तो बैंक जो है फिर से वेरिफिकेशन नहीं करेगा। ज्वाइंट अकाउंट वेरिफिकेशन,
ऑल ज्वाइंट अकाउंट होल्डर्स मस्ट बी वेरीफाइड ड्यूरिंग द ओपनिंग ऑफ अ ज्वाइंट अकाउंट। ज्वाइंट अकाउंट में यदि 10 नाम है तो 10 लोग का वेरिफिकेशन होगा, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अनदर, द बैंक शुड क्लियरली डिफाइन व्हेन अ कस्टमर कैन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन और एंटिटी, कि कब वो दूसरे के बिहाफ में एज ए कस्टमर बिहेव कर सकते हैं। चेक सैंक्शंस लिस्ट, द कस्टमर्स आइडेंटिटी मस्ट नॉट मैच any names on the RBI sanctions list. Bank should have system to check and keep records of this. यानी किसी को यदि बैन किया हुआ है तो ऐसा आदमी आपका कस्टमर बन जाएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा, तो आपको देखते रहना है। वेरीफाई पैन ऑनलाइन, व्हेन ऑब्टेनिंग अ कस्टमर्स पैन द बैंक शुड इंश्योर इट्स वेरीफाइड ऑनलाइन। जब भी आप पैन लेते हैं तो एक बार कोशिश करिए कि उसको ऑनलाइन एक बार वेरीफाई कर सके। डिजिटल सिग्नेचर यदि आपको कोई देता है तो आप उसको भी एक बार वेरीफाई कर लो, ठीक है। नो अकाउंट फॉर ब्लैक लिस्टेड एंटिटी, ब्लैक लिस्टेड एंटिटी जो भी है उसके नाम पे हम लोग अकाउंट नहीं खोलेंगे। अवॉइड रिस्क अकाउंट, बैंक में चूज नॉट टू ओपन अकाउंट फॉर इंडिविजुअल और एंटिटी listed in various negative lists such as those from law enforcement agency और international sanctions list, यानी इंटरनेशनली या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने जिसे भी बैन किया हुआ है उसका अकाउंट हम लोग नहीं खोलेंगे, ओपन करेंगे। डॉक्यूमेंट एंड इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड, बेसिक एंड एडिशनल ड्यू डिलीजेंस शुड बी डन बेस्ड ऑन द कस्टमर रिस्क लेवल। उसके रिस्क लेवल के अकॉर्डिंग जो है हम लोग जो है वो ड्यू डिलीजेंस करेंगे, और उसके लिए हो सकता है कि हाई रिस्क के लिए हम ज़्यादा उस पर ध्यान दें, ज़्यादा ड्यू डिलीजेंस करें, ज़्यादा उससे हम लोग डॉक्यूमेंट मांगेंगे। गैदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, द बैंक शुड कलेक्ट द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। तो जो भी लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग हम डॉक्यूमेंट उससे लेंगे। इंश्योर कस्टमर जेन्यूननेस, documents and information should be gathered to confirm the customer's authenticity based on the perceived risk। आपको यदि लगता है कि कस्टमर जेन्यून नहीं है, ठीक है, तो आप उससे डॉक्यूमेंट और डिमांड कर सकते हो। रिप्रेजेंटेशन रूल्स, रूल्स मस्ट बी क्लियर अबाउट व्हेन अ कस्टमर कैन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर इन लाइन विथ बैंकिंग लॉज एंड प्रैक्टिसेज। हमारा जो लॉ है बैंकिंग का उसके अकॉर्डिंग कब जो है वो कस्टमर, कोई भी पर्सन जो है वो किसी कस्टमर के बिहाफ में काम कर सकता है कि नहीं, कस्टमर के बिहाफ में वो कब जो है वो एक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये सब कुछ आरबीआई के गाइडलाइंस थे। तो हमारा चैप्टर 1 जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगेन यदि आप IBF सर्टिफिकेशन कर रहे हैं तो गिकी बैंकर्स ऐप कुड बी द वन स्टॉप सोल्यूशन। हियर वी प्रोवाइड लेक्चर, चैप्टर वाइज लेक्चर्स, MCQ, प्रीवियस एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आए थे उसका MCQ, उसका वीडियो लेक्चर, ठीक है, ये सब आपको मिलता है। एंड कुछ भी रिक्वेस्ट सजेशन हो तो आप इस नंबर पे हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हमारा जो ये गिकी बैंकर्स का टेलीग्राम चैनल है उसको आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम के टाइम पे, और साथ ही साथ जो है वो आपको क्या मिलता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको वहाँ मिलेगा। हमारा जो ऐप है एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो आप जो भी यूज़ करते हैं तो आप डाउनलोड करिए, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू हैव नॉट ज्वाइंड आवर यूट्यूब चैनल देन प्लीज़ ज्वाइन, प्लीज़ सब्सक्राइब, ओके, थैंक यू।